2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। इन सबके बीच एक बेहद अहम पहल की है राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके कपिल सिब्बल ने। क्या है ये सोच और क्या है लक्ष्य? मेरे साथ कपिल सिब्बल साहब खास बातचीत करने के लिए हैं। सर, बड़ी दिलचस्पी है लोगों में जानने की कि आपकी सोच क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। और आपने ऐलान किया, इसके बाद से देश के कई मुख्यमंत्रियों ने, तमाम विपक्षी दलों के बड़े चेहरों ने आपकी पहल का समर्थन किया है। तो क्या ये पहले से ही सब कुछ खाका बन चुका है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, पिछले 1 डेढ़ 2 साल से मैं सोच रहा हूं कि इस देश में अगर बदलाव कोई आएगा तो वो केवल वकीलों के द्वारा आएगा। क्योंकि अगर आप विश्व का इतिहास देखो, जहां जहां भी बदलाव आया है उसमें पहल हमेशा वकीलों की रही है। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, चाहे हमारा अपना फ्रीडम स्ट्रगल क्यों ना हो, तो वकील सबसे आगे थे। तो आजकल हिंदुस्तान में वकील चुप क्यों हैं? और मैं समझता हूं कि वकीलों को अगर हमारे संविधान से जो लगाव होना चाहिए है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो ढांचा आज के दिन देश में बना हुआ है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो वो ढांचा तभी हो सकता है कि अगर हम ऐसी बात करें जो राजनीतिक नहीं हो लेकिन फिर भी राजनीतिक हो। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंसाफ, जो संविधान है उसकी बुनियादी इंसाफ है। तो इसलिए जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है वो इंसाफ का प्लेटफॉर्म बनाया है। और उसमें अगर कोई उससे जुड़ना चाहता है तो इसलिए वेबसाइट हमने इंसाफ के सिपाही.co.in, तो कोई भी उसमें कोई भी शख्स, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक उसमें जुड़ सकता है। कोई इसमें कोई राजनीतिक, कोई व्यक्तिगत, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं या मैंने इस सोच के साथ बनाया है। मैं चाहता हूं कि जो भी इंसाफ के साथ लगाव रखता है उसको इसके साथ जुड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हर एक राजनीतिक दल विरोध तो कर नहीं सकते क्योंकि सब इंसाफ चाहते हैं और वो तो टारगेट है बेइंसाफी के, तो निश्चित रूप से वो मेरे साथ जुड़ेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन सर, आपके ऐलान को लोग, आप भले कह रहे हैं कि इसका सीधा लक्ष्य जो है वो राजनीति नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो सब ये मानकर चल रहे हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए ये एक पहल की है। और जिस तरह से बड़े चेहरों ने सपोर्ट किया है उससे इस धारणा को बल मिला। नहीं, अगर एकजुट हो जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है, लेकिन मेरी इसमें ना मैंने पहले किसी से बात की, ना ऐसे कोई सोच थी। हाँ, इतना जरूर था कि मैं सबको जानता हूं, तो मैंने सबको कहा था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं। बाकी उन्होंने अपना बयान दिया और इस सोच के साथ जुड़े तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं ना, वो तो हर कोई ऐलान को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं, शक के नजरिए से देखते हैं कि शायद इसमें कोई किसी व्यक्तिगत फायदा है। मेरा इसको कोई व्यक्तिगत फायदे की बात हो ही नहीं रही। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप करने क्या वाले हैं? किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि इंसाफ फोरम होगा, मंच होगा, इंसाफ की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, तो करने क्या वाले हैं? कैसे आप लड़ेंगे? 2 स्तर पर ये संघर्ष होगा। पहले तो आम नागरिक इससे जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। और जहां जहां भी बेइंसाफी है, देखिए हर गली, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में कोई ना कोई बेइंसाफी तो रहती है, रोज के रोज रहती है। कोई ना कोई हादसा होता है। और आरएसएस अगर अपनी शाखाओं के साथ वहाँ रोज सुबह मीटिंग करके अपनी आइडियोलॉजी द्वारा उसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो एक इंसाफ भी अपनी आइडियोलॉजी है, वो संविधान से जुड़ी हुई है, तो वहाँ एक हम काउंटर पॉइंट भी खड़ा कर सकते हैं। तो एक तो ये है इसका लक्ष्य कि हम हर गली में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में एक इंसाफ के सिपाही खड़े रहें जो विरोध करें ऐसी आइडियोलॉजी का जिसकी वजह से बेइंसाफी हो रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि राज्य स्तर पे बेइंसाफी हो रही है, ईडी के द्वारा बेइंसाफी हो रही है, सीबीआई के द्वारा बेइंसाफी हो रही है, और जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया को कैप्चर किया जा रहा है, जिस तरह से संविधान के इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया जा रहा है, इसमें कोई लगता है कि भाई आवाज किसी की सुनाई दे नहीं रही।
ठीक है ना। तो उस स्तर पर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या ऑपोजिशन लीडर्स जो सरकार में नहीं हैं, हाँ, वो इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं। उसमें मैं एक साधन बनना चाहता हूं। अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ सब जुड़ जाएं तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन इसकी मैंने कोई पहले पैरवी नहीं की कि भाई ऐसा होना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि अगर ऐसा वो चाहें तो हो सकता है। तो ये आप लड़ाई अदालत में लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे, आंदोलन होगा? हर जगह लड़ेंगे। अदालत में तो लड़ ही रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन जमीन पे ज्यादा लड़ाई होनी चाहिए। मतलब कि ऐसे लड़ाई नहीं, मतलब कि जमीन तक ये हमारी बात पहुंचे कि आपके हकों के लिए देश क्या कर रहा है। आप क्या देश भर में जाने वाले हैं? आप बिल्कुल जाएंगे। पूरे देश की इनके हकों, इस हिंदुस्तान में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं। तो उनका पिछले 10, 15, 20, 40 साल में क्या हुआ है? वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है ना। उनके लिए सरकार क्या करती है? उसके लिए हमें ढांचा बदलना होगा, ठीक है ना। अगर आप शिक्षा की बात करो तो क्या शिक्षा गरीब से गरीब तक पहुंच रही है? उसके लिए ढांचा बदलना होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करो तो हमारे डॉक्टर लोग आज के दिन 80% डॉक्टर लोग तो अर्बन सेंटर्स में हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज में है। तो उनके लिए कहाँ है डॉक्टर? हाँ, और ये डॉक्टर अर्बन सेंटर्स में जो हैं वो एम्प्लॉयज बन गए हैं। सुविधाएं हैं नहीं। अगर सुविधाएं ना हो और डॉक्टर अपना काम ना कर पाए तो डॉक्टर के ऊपर एक वार होता है। तो ये ढांचा तो बदलना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जब तक वो ढांचा नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ ढांचा नहीं बदलेंगे तो सुधार कैसे होगा? तो वो नया विजन मैं 11 तारीख को जंतर मंतर 4 बजे मैं दूंगा। और कौन कौन से नेता पहुंचने वाले हैं? किन किन नेताओं से आपकी बात हुई? मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने किसी को नहीं। आप सोच रहे हो ना कि मैंने कोई एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। मैंने बुलाया ही नहीं किसी को। आप पूछ लीजिए किसी से। लेकिन जिस तरह से नेता एक एक करके सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी अहम बात है। चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो, कई बड़े चेहरों ने, अखिलेश, वो बेइंसाफी के टारगेट बने हुए हैं। जिस तरह से उद्धव जी की सरकार गिराई गई, आपको मालूम है कैसे गिराई गई? और ऐसे 8 सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई। 8 सरकारें। विश्व में कोई ऐसा उदाहरण है कि एक चुनी हुई सरकार जो लोगों ने चुनी हो उसको आप गिरा दो? और कैसे गिराते हैं ये तो आपको मानता हूं मैं। कोई सूरत ले जाता है, कोई असम ले जाता है, कोई कर्नाटका ले जाता है, कोई मध्य प्रदेश ले जाता है। मतलब कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की गिरा दी, कर्नाटका की गिरा दी, मतलब कि मेघालय की गिरा दी इन्होंने, मणिपुर की गिरा दी इन्होंने। छोड़ा किसको? और फिर ये बात करते हैं कि 5 साल एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, इलेक्शन एक वक्त होना चाहिए और किसी को गिराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और वही सरकार, वही उसी का उल्लंघन कर रहे हैं ये। तो इनकी तो कोई प्रिंसिपल्स है नहीं। लेकिन मैं इनको भी कहता हूं कि आप भी हमसे जुड़िए। आप भी हमसे जुड़िए, क्योंकि आप भी इंसाफ मांगिए। क्यों नहीं? मैं कोई बीजेपी के खिलाफ थोड़ी ना बात कर रहा हूं। मैं तो संविधान की जो बुनियाद है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है, सरकारों को गिराया जा रहा है, तो इन सब पर अगर हम आपकी नजरिए से कहें तो रोक लगेगी जब जो मौजूदा सरकार है उसको बदला जाए। तो वो जब तभी होगा जब सभी पार्टियां एकजुट आएंगी। उसके लिए आप क्या कोई कोशिश? यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब सब पार्टियों को ये मालूम है कि ये बेइंसाफी हो रही है तो मैं समझता हूं कि सब पार्टियों को इकट्ठा होकर आना चाहिए। बाकी कौन कहां लड़ेगा, कौन किसको टिकट देगा, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन मंच तो एक हो। तो वो मंच क्या इंसाफ का मंच होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो मैं भविष्यवाणी आज नहीं कर सकता ना। और आप अगुवाई करेंगे? मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक साधन हूं। जो बाकी सब लोग करेंगे हम भी करने को तैयार हैं। अभी फिलहाल जो विपक्षी एकजुटता को लेकर जो तमाम कोशिशें हो रही हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना सीरियस देखते हैं आप इसमें? मैं उसमें शामिल नहीं हूं, क्योंकि मैं, एज आई सेड, कि मैं इंडिपेंडेंट क्यों हुआ? क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से नहीं जुड़ना चाहता। मैं अपने संविधान से एजेंडे से जुड़ा हुआ हूं और वो संविधान का एजेंडा मैं आगे ले जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि सभी विपक्षी दल मेरे साथ उसमें जुड़े।
सर आखिरी में 2-3 सवाल। आपको क्या लगता है सर, जो विपक्षी एकजुटता है उसमें नेतृत्व का जो सवाल है वो सबसे टेढ़ा सवाल है और उस पर लोग एकजुट नहीं आ रहे हैं? आपकी नजर में किसको लीड करना चाहिए इस विपक्षी गठबंधन को अगर समझते हो कि मैं ऐसा जवाब आपको दूंगा तो उम्मीद आप भूल जाइए उस उम्मीद को, क्योंकि ये एक राजनीतिक सवाल है और मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। सर चूंकि आपने ईडी सीबीआई की बात की, हम आज ही सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए उनके पटना आवास पर पहुंची और इस पर तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो जांच हो रही है। आप भी निजी तौर पर सीबीआई क्या कर रही थी? अभी उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमें यहां से छापा डालना है, यहां जाना है वहां? आपको मालूम है कि लालू जी की हालात क्या हैं? किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, वृद्ध उम्र है, और यही के मतलब कि तेजस्वी जी के ऊपर प्रेशर डालो ताकि, क्योंकि वो जेडीयू से मिल गए हैं और इनको खतरा लगता है, तो यही तो हर जगह यही काम करते हैं ये लोग। क्योंकि जो आजकल सीबीआई जो है ना, इनकी ये टेम्पररी गर्लफ्रेंड हो गई है। अगर सरकार हाँ कर दे तो ये चले जाते हैं वहाँ, और ईडी तो इनकी परमानेंट वैलेंटाइन है, क्योंकि ईडी के साथ वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी को भी सर्च कर लेते हैं, सीजर कर लेते हैं, अखबारों में छपवा देते हैं। मतलब कि पिछले कई सालों में 121 रेड्स हुई हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ, उसमें से 115 रेड पॉलिटिकल अपोनेंट्स की हैं। टोटल रेड 121 हुई हैं, उसमें से 115 तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स की हैं, क्योंकि सीडी जो ईडी है क्या इनका साधन बना हुआ है इस राजनीतिक खेल में। इस सिलसिले को आप लगता है कि ये रुकेगा? ये तो, और कई लोग कहते हैं कि चुनाव जब नजदीक आएगा तो ये और आगे और करें, मैं तो कहता हूं और करें, इनको करना चाहिए ताकि जनता समझे कि इनका लक्ष्य क्या है, इनकी सोच क्या है। कैसे समझाएंगे? जनता समझ जाती है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता बेवकूफ लगती है आपको? बेवकूफ नहीं है जनता। सर आखिरी में इन कार्रवाइयों में हम देखते हैं कि कुछ लोग चुप्पी भी साध लेते हैं। जैसे राबड़ी देवी से ही आज सुबह से दोपहर से पूछताछ हो रही है, कई घंटे बीत चुके हैं, नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब इन चीजों को लेकर के बहुत दिलचस्पी से देखा। उनसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अब उनसे सवाल पूछिए। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। आज के दिन मेरा एक लक्ष्य दूसरा है। मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म, जो इंसाफ का प्लेटफॉर्म है, उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। ये किसने क्या कहा, क्यों नहीं कहा, कैसे कहा, किससे मिला, किससे नहीं मिला, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसी सिलसिले में आखिरी बात सर, जैसे ईडी ने सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्वेश्चनिंग के लिए अरेस्ट किया, उन्हें आज जेल भी भेज दिया गया है। इस मसले पर कई पार्टियां एक साथ। एक सवाल का एक मुझे आप ही जवाब दे सकते हैं, और जनता को भी मालूम है कि पिछले 2014 के बाद अभी देखिए 10 साल होने वाले हैं, कोई ऐसा मंत्री है भाजपा का, जहां भाजपा की सरकार हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार में हो, जिसके खिलाफ ईडी गई हो? कोई है ऐसा मंत्री? को ईडी को विपक्ष के नेताओं के साथ इतना लगाव क्यों है? अगर ईडी वाकई में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इनके खिलाफ भी होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? और आपको मालूम है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, चाहे वो असम में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन वो तो सब बंद हो गई। तो जो इनके साथ आ गया उसके पीछे ईडी नहीं जाएगा, जो इनके साथ आ गया उसके पीछे सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगा, जो इनके विरोध में है तो उनके पीछे ईडी चली जाएगी। ये तो इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है। डराना है तो ईडी से डराओ, फैसला करवाना है तो किस और तरीके से फैसले करवाओ। ये इनका सिस्टम है, ठीक है ना। किसी को कोई सुप्रीम कोर्ट जज है, चलो उसको हम गवर्नरशिप दे देते हैं, ठीक है। ये चीजें संविधान की मर्यादा के विरुद्ध हैं। हाँ? मनीष सिसोदिया पे जो कार्रवाई हुई है उसको भी आप इसी नजर से देखते हैं कि ये दुरुपयोग? क्या शक है इसमें? कोई शक है कि वो घोटाला नहीं? कांग्रेस जो मर्जी के, मैं कोई कांग्रेसमैन तो नहीं हूं ना, मैं क्या शक है इसमें? कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसा ही हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि आपका उधर क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वही हो रहा है जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। वो मनीष सिसोदिया हो रहा है, वही वहां हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। क्या हो रहा है? कितने अरसों से हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो बेइंसाफी है ये। आपको लगता है सर सिसोदिया के मामले में कांग्रेस का जो स्टैंड है वो? देखिए फिर वही बात, मैं कोई राजनीतिक
कोई इसमें जवाब नहीं देने वाला। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस सरकार का जो कदम है सिसोदिया के खिलाफ, ये राजनीतिक है, बस। तो फिर कैसे आप मानते हैं कि अपोजिशन पार्टी जब एक दूसरे के प्रति विरोधाभास रहेगा एक के मामले में, से पूछिए मुझसे, क्यों मैं तो पहल कर रहे हैं, तो मैं तो मंच की बात कर रहा हूं ना, मंच की बात कर रहा हूं ना। तो उनसे पूछिए क्या इंसाफ, वो तो जुड़ रहे हैं इंसाफ के साथ, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? अरे क्या ये आपके लिए भी एक चुनौती है कि आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीआरएस? कोई चुनौती नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। मैं तो चाहूंगा कि जो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है मेरे साथ आगे बढ़ के लड़े, जो नहीं लड़ना चाहता मत लड़े, सीधी बात। एक आखिरी में, राहुल गांधी ने पिछले दिनों में भारत जोड़ो याद आपने करके ना, आप यहां इंटरव्यू लेने आए हैं इंसाफ के मंच के आधार पे, तो मैं कोई व्यक्तिगत ऐसे सवाल का जवाब नहीं देने वाला, ठीक है? तो आप ना सवाल पूछिए, वही बेहतर है। तो क्या आप राहुल जी को भी साथ में मैं सब कांग्रेस को जब बोल दिया कि मैं एक व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहा, आप कितना सीरियसली देख मैं रहे हैं एक 24 को लेकर? मैं एक व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, बाकी भी राजनीतिक दल, अखिलेश जी, सब जुड़े, एक साथ जुड़े। मैं कोई, आप अखिलेश जी के सवाल पूछेंगे, राबड़ी देवी जी का पूछेंगे, लालू जी का पूछेंगे, मुझे इंडिविजुअल से कोई इस समय इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ नहीं लेना देना, ना मैं वो सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक बात है, वो राजनीतिक फैसले वही लोग करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि एक संघर्ष करना है हमने, और देश को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाना है, आपके बच्चों के लिए। क्यों, हम तो हो गए, हमारी तो उम्र हो चुकी है, ठीक है? आपके बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं। तो उसमें आप मुझे राहुल गांधी का सवाल पूछते हैं, आपको अपने ये नहीं कहते मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, ये पूछो ना, तो मैं जवाब देता। आपको लगता है 24 में नरेंद्र मोदी को विपक्ष रोकने में कामयाब हो पाएगा? और तो जनता तय करेगी ना भाई, आप लोग तो तय नहीं करने वाले, वो जनता को पता चल जाएगा, आपको 2024 में पता चल जाएगा, मई में। तो 11 तारीख को, 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर कपिल सिब्बल अपने आगे का रोड मैप और जो आगे का एजेंडा होगा वो सब कुछ साझा करने वाले हैं। और जिस तरह से कपिल सिब्बल की पहल को विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने आगे बढ़कर समर्थन दिया है, देखना है कि जंतर मंतर पर 11 मार्च को कौन कौन से चेहरे मौजूद रहते हैं और कपिल सिब्बल साहब किस तरह से जो ये कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, वो किस तरह से आगे लड़ते हैं, इस पर नजर रहेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।